अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वेल। आई एम डॉक्टर हाजा नियाज। आज मेरे पास मेरा प्रोफेशनल स्टूडियो तो अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं बिकॉज आई एम टू माय नेटिव होम। मगर क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारी किसी CSS रिलेटेड चीज़ पे बात हुई भी नहीं थी और 2025 वाले बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि कुछ तो गाइड करें, 24 वालों के लिए इतनी वीडियोस बनाई थी, हमारे लिए कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने CSS के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो आपको एक सब्जेक्ट को सही तरह प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपका जो CSS का है, उसको करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, वो ये है कि आप उस सब्जेक्ट को चूज कर लें और उस पर कॉन्फिडेंट हो कि यू हैव मेड अ राइट चॉइस। आप बार बार ये ना सोचें कि इसको चेंज कर लेता हूँ, इसके बजाय कोई और सब्जेक्ट शायद ज़्यादा बेहतर चॉइस होगा, इस टीचर ने कह दिया, उस सीनियर ने कह दिया, इस मेंटोर ने कह दिया कि ये सब्जेक्ट एक अच्छी चॉइस नहीं है, तो आई शुड कंसिडर चेंजिंग इट। क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में बहुत ज़्यादा ख्वार कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी चॉइस करें इस सब्जेक्ट की, तो वो कुछ बेसिस के ऊपर करें, कुछ रैशनल इंडिकेटर्स के ऊपर करें, ताकि आप बाद में कॉन्फिडेंट हो कि आपने अपनी कैलकुलेशन की थी एंड यू हैव मेड अ राइट चॉइस। अब उसके लिए वो 5 क्या टेस्ट्स हैं, वो 5 क्या क्राइटेरियाज हैं जिनको आपको फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी है, उसका सिलेबस कितना लंबा या छोटा है और आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, जाहिर बात है आपके पास थोड़ा टाइम है। जैसे मैंने हाउस जॉब में किया था CSS प्रिपेयर, मेरे पास कम टाइम था, तो मैं चाहती भी तो मैं यूरोपियन हिस्ट्री नहीं कंसिडर कर सकती थी, बट आई टुक US हिस्ट्री बिकॉज उसका सिलेबस थोड़ा छोटा था। तो आपने ये चीज देखनी है। दूसरा आपने ये देखना है कि उस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड कैसा जा रहा है। ठीक है, पिछले 2 से 3 सालों में उसको कैसा स्कोर दिया गया, उसे हिट किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, अब जैसे जेंडर स्टडीज है, उसका बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उन्हें ये कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इट हैज बिन वेरी स्कोरिंग थ्रू आउट, तो शायद वो मे बी 2025 में हिट हो जाए। तो ये कुछ कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है। तीसरा आपने ये देखना है कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स जो आपने चूज किए उनके साथ कितना ओवरलैप करता है। और चौथा आपने ये देखना है कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपकी बैकग्राउंड डिग्री के साथ कितना ओवरलैप करता है। आपकी बैकग्राउंड डिग्री से मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट अगर हो तो आपको आइडियली लेना चाहिए। और फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, जिसपे मैंने अपने ज्यादातर सब्जेक्ट चूज किए थे, दैट वाज माय पर्सनल इंटरेस्ट, कि मुझे वो सब्जेक्ट अपील करता है कि नहीं करता। मुझे सबने कहा था US हिस्ट्री हिट हो जाएगा, ठीक है, बट आई टुक दैट सब्जेक्ट बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था और हुआ भी बहुत बुरी तरह हिट हुआ। ठीक है, बट आई वॉज एबल टू survive, I was able to pass that exam despite it being extremely hard and unconventional, just because I took that subject out of interest. तो अपने इंटरेस्ट को आपने एज अ टॉप प्रायोरिटी रखना है। जब आप कोई सब्जेक्ट इंटरेस्ट पे लेंगे ना, तो फिर आप यूं भटकते नहीं रहेंगे कि ये चीज तो नहीं कर लेना चाहिए, इसमें ये मसला तो नहीं है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो पहली चीज एक कॉन्फिडेंट चॉइस। ठीक है, एक चॉइस जिसके साथ फिर आप पूरा साल गुजार सकें, जिसके लिए आप स्टैंड ले सकें, जिसपे आप स्टेड फास्ट रह सके। ठीक है, ये काम जब आपने कर लिया, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपने FPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। अगर आप हार्ड फॉर्म में निकाल दें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपके हाथ में होती है हार्ड फॉर्म में, आप जाहिर बात है उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। आपके पास आपके अपने हाईलाइटर्स होते हैं, पेन्स होते हैं, वो एक मेमोरी, वो एक चीज जो जो एक्सपीरियंस होता है एक पेपर के साथ, मुझे हमेशा वो ज्यादा इनरिचिंग लगता है, ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। ठीक है, मगर आपकी मर्जी है, कुछ लोग सॉफ्ट में बहुत अच्छा डील करते हैं। तो आप लोग एटलीस्ट वो सिलेबस निकालेंगे FPSC से और आपने वो अपने पास रख लेना है डाउनलोड करके। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने अब उसी सब्जेक्ट के एटलीस्ट 5 years और आइडियली 10 years के आपने पेपर्स निकालने हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का FPSC का आपको पता है कि 2016 के बाद उन्होंने काफी सारी अपनी चीजें चेंज कर ली थी। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2016 से 2024 तक के जितने पेपर्स आपको मिलते हैं उस सब्जेक्ट के, वो आप निकाल लें। ठीक है, अब आपने वो सारे पास्ट पेपर्स निकाल दिए। अब आपने अपने सिलेबस और पास्ट पेपर को साइड बाय साइड रखना है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप या तो अपने पास सारे पास्ट पेपर्स डाउनलोड करके एक फोल्डर बना लें अपने डेस्कटॉप पे,
जिसका आप नाम रख लें कि पास्ट पेपर्स ऑफ सब्जेक्ट एक्स। लाइक आपने अगर समझे साइकोलॉजी के निकाले तो पास्ट पेपर्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर वो सारे ऑर्गेनाइज हुए हुए सिर्फ वो पास्ट पेपर्स पढ़े हो और कुछ ना हो उस फोल्डर में। और अगर आप उसको हार्ड में निकाल दें तो अगेन वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब आपने अपने पास्ट पेपर्स और सिलेबस को साइड बाय साइड रखा, और अब आप ये करेंगे कि पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको ना सेग्रीगेट करेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सिलेबस के इस टॉपिक से आए हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सिलेबस के इस टॉपिक से आए हैं। लेट्स सपोज कि 2016 में आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से। आप पाक अफेयर का सिलेबस निकालेंगे और उसमें आप टिक कर देंगे कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक से आए हैं। फिर आपके पास कुछ आया है लेट्स सपोज यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप से। आप यूएस हिस्ट्री का सिलेबस आपने खोला हुआ है, आपने पास्ट पेपर्स में वो क्वेश्चन देखा, आपने उसे टिक कर दिया कि ये इस वाले टॉपिक से आया हुआ है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। इस तरह आपने अपने पूरे पास्ट पेपर्स को डिवाइड कर दिया इनटू द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, उसके अंदर कैटेगराइज कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। नाउ यू हैव टू टेक अ रजिस्टर। ठीक है, बेशक बहुत मोटा ना हो और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट थिकनेस का, मॉडरेट नंबर ऑफ पेजेस वाला आप एक रजिस्टर ले लें। आप उस रजिस्टर को प्रॉपरली कोट करें, अच्छा सा उसको डेकोरेट करके ऊपर लिखें अपने सब्जेक्ट का नाम। लेट्स सपोज आप यूएस हिस्ट्री के लिए बना रहे हैं, आप ऊपर सिलेबस जो रजिस्टर है उसको प्यारा सा डेकोरेट करके ऊपर लिखें, मेंशन करें कि ये यूएस हिस्ट्री का मेरा रजिस्टर है। इससे ये होगा कि आपको खुद एक इंटरेस्ट पैदा होगा आपका उस चीज के अंदर, जब आप उसमें एफर्ट पुट इन करेंगे। ठीक है, आप उसको अपने पर्सनलाइज्ड वे में तैयार करें उस रजिस्टर को, एक बड़ा नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना कि नोट्स की हद तक वो समझते हैं हम रफ काम कर रहे हैं, गंदे मंदे रजिस्टर्स पकड़े, कागज पकड़े, उन पे एक ही पेन से नोट्स लिखते गए। मैं आपको ये बात बेट करके कह सकती हूँ कि बाद में आपसे वो फिर उस तरह नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप जब पहली दफा बना रहे हैं आप उस रजिस्टर पे मेहनत करें, उसे प्यार से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं कि आप ही ने दोबारा पढ़ना है, आप ही ये काम आना है। ठीक है, आप लोगों ने देखे है ना मेरे यूएस हिस्ट्री वाला जो वीडियो है, अभी आप जाके देखें, आपने देखा है मैंने किस तरह उनके इवन कवर्स के ऊपर स्टिकर्स लगाए हुए हैं, प्यारा सा करके लिखा है यूएस हिस्ट्री, कुछ हैशटैग्स लगाए हुए हैं। ठीक है, जो मुझे चीजें अच्छी लगती थी वो मैंने उस नोटबुक को बनाने में की। उसके लिए स्टिकी नोट्स मैं लाई, मल्टीपल कलर पेन्स यूज किए मैंने। ठीक है, खैर अब आपने अपने पास वो रजिस्टर ले लिया। अब मैं आपको इसमें ये नहीं रेकमेंड करती कि आप पहले बहुत ज्यादा लंबे लॉन्ग नोट्स बनाएं एंड देन आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर आप सुपर शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, सारी बात है, जब फिर आप ऐसा करेंगे ना तो लॉन्ग नोट्स बनाते हुए फिर आप पढ़ेंगे नहीं, आप बस इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे इंटरनेट से, उठा उठा के पैराग्राफ्स लिखेंगे रजिस्टर में, और वो आपके स्टडीज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो आपकी लर्निंग के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो बस आप छाप रहे। ठीक है, कि हम कुछ लंबे से नोट्स बना दें, ज्यादा सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिट इन कर दें। आपने ऐसा नहीं करना। आपने यूएस हिस्ट्री का रजिस्टर बना लिया, आपने सिलेबस का टॉपिक नंबर 1 देखा। देखिए, आपके सिलेबस में जिस चीज में से, जिस टॉपिक में से कभी भी पास्ट पेपर में से क्वेश्चन नहीं आया ना, आपने उस टॉपिक को तो कैंसिल ही कर देना है। ठीक है, हाँ, जिन टॉपिक्स में से पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो आपने वैसे भी कैटेगराइज कर दिया पास्ट पेपर को, ठीक है, उन टॉपिक्स के हिसाब से, वो टॉपिक्स आपने सिलेबस में रहने दिए। अब आपने उन टॉपिक्स में से जो टॉपिक नंबर 1 बनता है, जिसमें से पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो वाला टॉपिक नंबर 1 उठा के आपने अपने रजिस्टर में सबसे पहले वो लिख दिया। लेट्स सपोज वो आपके पास है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यूएसए की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहला पहला वो टॉपिक है जिसमें से आपको पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन मिला। ठीक है, अगर उसके अलावा जो आपके पास पहले कॉलोनीज थी या पहले आपके पास नेटिव अमेरिकन थे, उनमें से आपने देखा कभी कोई सवाल नहीं आया, आपने वो स्किप कर दिया। ठीक है, आया होगा, मैं अभी आपको वैसे जस्ट एक सिनेरियो बता रही हूँ कि लेट्स सपोज उनमें से कोई नहीं आया था कभी भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन, आपने वो क्रॉस कर दिए। सिलेबस का पहला टॉपिक जिसमें से आपको क्वेश्चन मिला वो आपके पास था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने उसको रजिस्टर में बड़ा करके ऊपर मार्कर से लिख दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपने अपने पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस मार्क किए थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, आपने वो सारे क्वेश्चन उस हेडिंग के नीचे लिख देने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बगैर कोई स्पेस दिया आपने वो सारे क्वेश्चंस वहां पे इनलिस्ट कर दिए कि इस टॉपिक में से पास्ट पेपर्स में आज तक ये सवाल आए। अब आपने उस टॉपिक में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, आपने उस टॉपिक को सिर्फ उस सवाल के मुताबिक करना है, उन सवालों के मुताबिक। लेट्स सपोज एक पूछा हुआ है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉजेज बता दें, आपने लिखना है कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने उस पर 20 कॉजेज तैयार कर लेनी है।
उन कॉजेज की सिर्फ हेडिंग्स लिखें, ठीक है, उनके नाम लिखें, और नीचे बीच में जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेट्स हैं या कोई कोटेशंस है, वो सिर्फ आप डालते जाए नोट्स के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास अगर एक सवाल में पूछा हुआ है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या आउटकम्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप लिखें हेडिंग आउटकम्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 20, उसके अंदर आप आउटकम्स लिखते हैं। 20 लिखने का क्या मकसद है कि आपको पेपर में फिर उन 20 में से कम 8 से 10 याद आ जाएंगे, ठीक है। आपने ज्यादा तैयार करना है, आप वो 20 तैयार करें, उनके ऊपर लंबी एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हेडिंग फॉर्म में आप लिखते जाएं हर आउटकम का नाम, कि मैं कैसे पेपर में उसे फ्रेज करूंगा। उसके नीचे 2 से 3 लाइंस में कोई डेट्स हैं, कोई कोटेशंस हैं, कोई केस स्टडीज है, वो डालते जाएं। फिर आप लोग अगर आपसे ये पूछा गया है कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसमें ये बता दें कि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या है, या कहीं भी पूछा गया शॉर्ट टर्म क्या है, तो आप उसको उसमें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, या फिर आप ऐसे ये कहा जा सकता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने बाद में कौन सी रेवोल्यूशन या मूवमेंट्स थी जिनको इंस्पायर किया। आप लिख दें कि रेवोल्यूशन या मूवमेंट्स इंस्पायर्ड बाय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली में, और हर एक में 5 5 6 6 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फिर ये मतलब ये जो आपके पास जो क्वेश्चंस में पूछा गया है ना आपसे, आपने उस टॉपिक को उन्हीं हेडिंग्स में डिवाइड करके तैयार करना है, उसी में अपने नोट्स बनाने हैं। इस तरह आपके नोट्स ना तो बहुत लॉन्ग होंगे, ना बहुत शॉर्ट होंगे। वो एक मॉडरेट लेंथ के नोट्स हैं जिसमें आपने हर चीज पास्ट पेपर्स वाली ऐड की हुई है। उस पे आपने कम से कम 15 से 20 पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। उसमें आपने सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, डेट्स और कोटेशंस ऐड की हुई हैं, जिनको आपको बाद में रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली, वो नोट्स जब आप पढ़ के बनाओगे पास्ट पेपर्स के मुताबिक, तो वो बन जाएगा। हाँ, किसी चीज में आपको शक है कि ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है और मुझे बाद में सिर्फ डेट्स, कोटेशंस, हेडिंग्स ये देख के समझ नहीं आएगा, तो आप उसमें छोटी सी हेडिंग शुरू में दे सकते हो कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और वो भी आपने कहीं से छापनी नहीं है, अपने वर्ड्स में जो आपको उसकी उस वक्त पढ़ते हुए समझ आई, आप 4 से 5 लाइन्स में अपने लिए लिख लो, ठीक है। ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उसी नोट्स को रिविजिट करो, आप रिविजन करो, तो आप शुरू में वो एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो आपके माइंड में वो आइडिया जो है वो सारा फ्रेशन अप हो जाए। आप आराम से वो रिकॉल कर लो कि मैंने इस टॉपिक को कैसे समझा था, एंड देन आप वो हेडिंग्स पास्ट पेपर्स के हिसाब से करते जाओ, वो कोटेशंस, वो फैक्ट फिगर्स, और आपकी तैयारी हो जाए उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो नोट्स आपने इस तरह बनाने स्मार्टली, मॉडरेट लेंथ के नोट्स हो, उसमें हर वो चीज हो जिसको रिवाइज करने की बाद में जरूरत है, उसमें आपके अपने वर्ड्स में उस चीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। बाकी लंबी लंबी इंफॉर्मेशन जो बाद में फिर शॉर्ट नोट्स में आपने काटनी है, फिर उसके बाद सुपर शॉर्ट नोट्स में उसे फर्दर काटना है, ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतनी जो एनर्जी आप इस काम में लगाएंगे, वो आप उन्हीं मॉडरेट लेंथ के नोट्स को बार बार रिवाइज करने में लगा दें, उनको आप 8 से 10 रिविजन दें पेपर से पहले, ठीक है। मैंने भी यही किया था, मैंने अपने नोट्स एक ही दफा बनाए थे मॉडरेट लेंथ के, और मैंने उनको 8 to 10 रिविजन दी थी। तो पेपर में मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली पता था कि इस टॉपिक में ये पूछा जाता है, इसके लिए मैंने ये 20 पॉइंट्स याद किए हैं, इनकी मैंने ये हेडिंग्स ऑलरेडी बनाई हुई है, फ्रेजिंग भी मुझे याद थी, ये मैंने इसमें मैप्स बनाने, ये कोटेशंस लिखनी है, ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे पता था। बाकी तो सब आप अपनी वर्डिंग में भी लिख देते हो ना, तो वो नोट्स में लिखने की क्या तुक बनती है। नोट्स में वो चीजें लिखें जिनको आपको बार बार रिविजिट करने की, रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है, अपनी मेमोरी में बार बार लाने की जरूरत है। खैर, ये अब आपने कर लिया काम अपना, नोट्स बना लिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि रिविजन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। और रिवाइज करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने मस्ट करनी है, जो आपके पास या फेल होने में भी और आपके स्कोर में भी एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करेगी, कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। अब आपने वही पास्ट पेपर्स बैठ के 45 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करते जाने हैं। एक क्वेश्चन को 45 मिनट्स में आप किस तरह लूज शीट्स के ऊपर अटेम्प्ट करते हो, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, बेस्ड ऑन दोज नोट्स, बेस्ड ऑन दैट प्रेपरेशन, ये आपने चेक करते रहना है। रोज रात को जो भी सब्जेक्ट आप सुबह में पढ़ रहे हैं, रोज रात को उसका एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है लूज शीट्स के ऊपर टाइमर लगा के। इस तरह आपका हाथ राइटिंग पे भी बैठता जाएगा, प्रेजेंटेशन पे भी बैठता जाएगा, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट्स के चलते जिस तरह आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को चूज करके उस पर कॉन्फिडेंट रहना, स्टेडफास्ट रहना, ठीक है, रैशनल एक चॉइस लेना, और फिर उस चॉइस के साथ खड़े रहना। दूसरा, अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है उसका एनालिसिस करना, देन अपने पास्ट पेपर्स देखना और पास्ट पेपर्स को ऑर्गेनाइज करना, सेग्रीगेट करना इनटू द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। फाइनली एक रजिस्टर लेना, उस पर मॉडरेट लेंथ के इस तरह के नोट्स बनाना कि आपका हर टॉपिक पास्ट पेपर्स की सब चीजों को कवर कर रहा हो, और आपके जो मैप्स, आपके फिगर्स, फैक्ट्स, कोटेशंस हैं, वो चीजें उनमें मेंशन हो, ताकि आप बार 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 उन्हें रिवाइज करो और वो आपके पास आपके जो नॉलेज बैंक है उसमें पूरी तरह से इनग्रेव हो जाए।
और फाइनली आपने रिविजन्स करनी है मल्टीपल, और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो ये एक अभी तो बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया मेरे पास अभी मेरा प्रोफेशनल सेटअप नहीं है। मैंने एक गो में एक वीडियो बनाई है, बट आई होप ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। इस पे हम कोई और फॉर्मल वीडियो भी इंशाल्लाह बना लेंगे वंस आई विल बी बैक टू वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करना है, क्योंकि 2024 वालों के लिए हम इतना कुछ इसलिए बना रहे थे बिकॉज़ दे वर गिविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, और 2025 वाले ना अब कुछ कम कम मुझे नजर आते हैं चैनल पे। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आप लोग विजिट करें। बहुत सी अच्छी वीडियोस पहले भी आपके लिए बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग विद मेनी मेनी